चलिए गुड इवनिंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी की क्लास। हमने रेस जुडिकाटा का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत स्लो कर रहे हैं हम इस टॉपिक को, ब्रेक कर करके। अ, वैसे तो देखो टॉपिक बहुत टेक्निकल है, ये आपको मे बी इजी लग रहा होगा क्योंकि हम बहुत स्लो कर रहे हैं। अगर इसी टॉपिक को हम फास्ट फास्ट करते तो ये टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लगता। अभी तक हमने ये किया है। रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 की एप्लीकेशन के लिए वी हैव 6 एलिमेंट्स या 6 एसेंशियल्स होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। पहला क्या होता है, हमारे पास 2 सूट्स होने चाहिए, 2 सूट होने चाहिए, जिसमें से एक होता है फॉर्मर सूट और एक होता है सब्सिक्वेंट सूट। फिर हमने सेकंड एसेंशियल पढ़ा, सेम टाइटल होना चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए। थर्ड हमने पढ़ा सेम मैटर इन इशू होना चाहिए, जो कर चुके हैं टॉपिक पहले मैं वो लिख रहा हूँ। फोर्थ हो जाएगा हमारे पास सेम पार्टीज होनी चाहिए। फिर एक हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। और फाइनली एंड कंप्लीटली डिसाइडेड, फाइनली एंड कंप्लीटली डिसाइडेड। ये 6 एसेंशियल 6 की 6 पूरी होनी चाहिए। हमने पहला पढ़ लिया, 2 सूट्स होनी चाहिए, एक फॉर्मर सूट और एक सब्सिक्वेंट सूट। फॉर्मर सूट वो होता है जो डिसाइड पहले होता है, इंस्टीट्यूट बाद में किया गया, फर्क नहीं पड़ता। सेम टाइटल होना चाहिए, टाइटल का मतलब होता है लीगल कैपेसिटी। जितना टाइटल होगा उतने कॉज ऑफ एक्शन आएंगे। अगर अलग अलग टाइटल है तो उतने कॉज ऑफ एक्शन है, जितने कॉज ऑफ एक्शन होते हैं उतने हम सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये सेम होना चाहिए दोनों सूट में। फिर हमने पढ़ा सेम मैटर इन इशू होना चाहिए। सिर्फ सेम नहीं होना चाहिए, मैटर इन इशू सेम के साथ साथ जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू फॉर्मर वाले सूट में था, वही डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू सब्सिक्वेंट वाले में होना चाहिए। हमने ये पढ़ा था यहाँ पे कि मैटर इन इशू या दो तरह से हो सकता है, या तो डायरेक्ट होगा या कंस्ट्रक्टिव होगा। डायरेक्ट का मतलब क्या था यहाँ पे, एक्चुअल इन इशू। मैटर जो है एक्चुअली क्या है, इन इशू है। ये एक्चुअली इन इशू नहीं था फॉर्मर वाले में, बट हम एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्टिवली इशू था, तो इट इज ऑल्सो डीम्ड कि ये डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है। ये हमने एक्सप्लेनेशन 3 में पढ़ा, ये हमने एक्सप्लेनेशन 4 में पढ़ा। यहां तक हमने कर लिया हुआ टॉपिक। हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, ये डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए, कोलेटरली और इंसिडेंटली इन इशू नहीं होना चाहिए। कोलेटरली इंसिडेंटली क्या होता है कि मैटर जो मेन सब्जेक्ट मैटर था, जो मैटर मेन था, उसको डिसाइड करने के लिए जो कोर्ट ने अलग से डिसाइड कर दिया, ऑबिटर डिक्टा जिसको हम कह रहे थे, कि उसको ना भी डिसाइड किया होता तब भी कोर्ट दूसरे इशू को तो डिसाइड कर सकता था ना। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन या कोर्ट ने कोई फाइंडिंग अलग से दे दिया तो वो फिर बाइंडिंग नहीं होने वाली, वो कोलेटरल है, वो इंसिडेंटल है। एक एग्जांपल हमने लिख लिया था कि लैंडलॉर्ड ने रेंट के लिए केस फाइल किया, एरियर्स ऑफ रेंट के लिए, और टेनेंट कहता है कि नो एरियर्स ड्यू। बट जब कोर्ट डिसाइड करती है उसको, तो कोर्ट वहां एरिया निकाल देती है कि इसका एरिया 1000 नहीं 1200 है, और कोर्ट वो जजमेंट में लिख भी देती है। तो अब वो जो पार्टी है वो वापिस से केस फाइल कर रही है, लैंडलॉर्ड को कह रही है कि मुझे 1200 स्क्वायर फीट एरिया दिया जाए क्योंकि 1200 है इसका तो एरिया। तो यहाँ पे ये रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, भले ही कोर्ट ने वो पहले डिसाइड कर दिया हुआ है कि वो 1200 है, बट कोर्ट ने जो डिसाइड किया था वो कोलेटरली और इंसिडेंटली इन इशू था, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू नहीं था। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा। अब ये जो इंसिडेंटली और कोलेटरली हम पढ़ रहे थे, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं इसके, और फिर ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा टॉपिक। ये खत्म हो गया हमारे पास, फिर हम सेम पार्टीज पे आ जाएंगे। आज की क्लास में कोशिश करेंगे, मैं श्योरिटी नहीं देता कि सेम पार्टीज वाला पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि फिर दो दो दिन का गैप आ जाएगा बीच में, तो हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो जाएंगे। और जब ये सारे आप कर भी लोगे ना, उसके बाद जैसा मर्जी क्वेश्चन आए आप पहचान लोगे, क्योंकि मेन तो इसी की गेम है ना कि ये हमें पहचानने आते हैं या नहीं आते हैं। तो अब जो 2 इलस्ट्रेशन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप बताओगे उसमें कि वो है कोलेटरली या सब्सटेंशियली। ठीक है, जो कल हमने लिखा था उससे आगे ही लिख रहे हैं हम इसमें। बिल्कुल, इश्यूज, इश्यूज मतलब मैटर इन इशू। आप देखो ना, मैं कह रहा हूँ आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, तो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि वेदर मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। मैं जो डिमांड कर रहा हूँ वही तो डिसाइड करेंगे।
अब उसके लिए कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, हाउ यू आर ओनर ऑफ द हाउस, वो मैटर इन इशू हो गया। ठीक है, इसमें लिखिए एग्जाम्पल, ए फाइल्स सूट अगेंस्ट, ये है सूट 1, सूट अगेंस्ट बी फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है, अभी आपने एसआरए में पढ़ा नहीं है। इंजंक्शन होता है रोक लगवाना, स्टे करवाना, किसी को रोकना। ठीक है, इंजंक्शन के लिए सूट फाइल किया, इसमें लिखना ए फाइल्स इंजंक्शन सूट रिस्ट्रेनिंग इंटरफेरेंस विद पोजेशन। उसके पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी होगी, वो बी को कह रहा है मेरे पोजेशन में इंटरफेयर मत करो, मेरा घर है सपोज, और कोई आता है वहां पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो मैं उसको रिस्ट्रेंट ही तो करवाऊंगा ना, कोर्ट के पास जाऊंगा और कहूंगा कि इसको इंजंक्ट किया जाए कि मेरी प्रॉपर्टी पे न्यूसेंस क्रिएट ना करे, यानी कि रोक लगाना। ठीक है, फिर कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, ग्रांटेड इंजंक्शन, ग्रांटेड इंजंक्शन एंड noted that plaintiff is in possession as owner। वो कहता है कि इसको ए ने बी को बोला था कि इंजंक्ट कर दो, ए कोर्ट को कह रहा है कि बी को कहे कि मेरा पोजेशन में इंटरफेरेंस ना करे। कोर्ट ने बी को ऑर्डर पास कर दिया कि बी अब आप ए के पोजेशन में इंटरफेरेंस नहीं करोगे, और कोर्ट ने साथ में ये भी लिख दिया कि आप ए के पोजेशन में इंटरफेयर नहीं करोगे, आपको इंजंक्शन लगा रहा हूं मैं आपके ऊपर, क्योंकि ए जो है वो प्रॉपर्टी ए के पोजेशन में भी और ए उसका ओनर भी है। आप समझिए इस चीज को, ओनरशिप कहीं पे डिस्प्यूट में नहीं थी उसकी, वो सिर्फ सूट डाल रहा है इंजंक्शन के लिए, इसको रोका जाए कि ये मेरे पोजेशन को डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे। वो कोर्ट ने अलग से डिसाइड कर दिया वहां पे कि ये ओनर है प्रॉपर्टी का, इसके पास पोजेशन है। ठीक है, इसमें लिखिए सेकंड सूट अगेन, ए फाइल्ड सूट सेकंड ऑन बी, इसमें लिखना क्लेमिंग टाइटल, ब्रैकेट्स में लिख लेना ओनरशिप, ओनरशिप। ए ने दोबारा से सूट फाइल किया और कहता है कि आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बी क्लेम्स रेस जुडिकाटा, बी क्लेम्स रेस जुडिकाटा, वो कहता है ये तो डिसाइड हो चुका है पहले वाले सूट में। ठीक है, नहीं उल्टा कर लीजिए, बी ने फाइल किया, यहाँ पे ए ने नहीं किया, बी ने सूट फाइल किया, क्योंकि ए का तो डिक्लेरेशन हो गई है तो वो थोड़ा ना जाएगा। बी फाइल्ड सूट ऑन ए क्लेमिंग ए इज नॉट द ओनर। कोर्ट को कह रहा है कि वो ओनर नहीं है, मैं ओनर हूं इस प्रॉपर्टी का, ब्रैकेट्स में लिखना आई एम द ओनर। बी ए क्लेम्स रेस जुडिकाटा, ए कहता है ये चीज डिसाइड नहीं की जा सकती, क्यों नहीं डिसाइड की जा सकती, पहले डिसाइड हो गई है। अब आप बताएंगे यहाँ पे, जिससे पूछूंगा आप बताओगे यहाँ पे कि रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा। इसमें देखो, बताओ, आप बताओ कौन बताएगा। नहीं लगेगा, रीजन, नहीं लगेगा, रीजन बताओ। कोलेटरली और इंसिडेंटली, वो कहेगा यहाँ पे कि जो मैटर यहाँ डिसाइड हुआ था ना, उस समय इशू में थोड़ा ना था, उस समय तो सूट उसने इंजंक्शन के लिए फाइल किया था,
तो वहां पे इशू ही यही था कि इंजंक्शन मिलना चाहिए या नहीं। इंजंक्शन के लिए पोजेशन हो सकता है इन इशू, कोई पोजेशन में है तभी सामने वाला उसको डिस्टर्ब कर रहा है। आपने साथ में कह दिया कि वो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, कह दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सेकंड सूट में ओनरशिप को डिसाइड करने के लिए बार नहीं हो जाएगी वो चीज़। ओनरशिप के लिए सेकंड सूट फाइल किया जा सकता है। नहीं 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 नहीं, इंजंक्शन डायरेक्टली मांग रहा है। पोजेशन देखो, जब हम कोर्ट को कह रहे हैं ना कि ये सामने वाला मेरे पोजेशन में इंटरफेरेंस कर रहा है, तो मैटर इन इशू क्या आएगा यहाँ पे? सबसे पहले क्या देखते हैं हम? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी किसकी है? मेरी है। आई एम दी, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, टाइटलशिप तो मैंने क्लेम ही नहीं किया। अब मैं रिलीफ क्या मांग रहा हूँ कि सामने वाले को इंजंक्ट किया जाए, उसके ऊपर स्टे लगाई जाए कि मेरे उसमें इंटरफेयर ना करे। मेरा टाइटल क्या है वहां पे? लीगल कैपेसिटी, कि मेरे पास पोजेशन है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। यहाँ पे जब इंटरफेरेंस हो रही है, उसके पोजेशन में इंटरफेरेंस हो रही है ना, तो पोजेशन उसका हो गया यहाँ पे टाइटल। और फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैटर इन इशू की बात करें यहाँ पे, तो इशू में क्या बनेगा? कैसे पोजेशन आया, मेन चीज ये होती है। बट पोजेशन उसके पास है प्लस सामने वाला डिस्टर्ब कर रहा है, इसमें ये इशू बनेगा। मैटर इन इशू को ना आगे चल के हम क्या करेंगे, और डिटेल में ब्रॉडर उस पर लेके जाएंगे। अभी हमने सिर्फ मैटर इन इशू सिर्फ इस सेंस में समझा ना, कि जो जिस वजह से उसने ओनरशिप एक्वायर किया है वो हम कह रहे हैं मैटर इन इशू हो गया। आगे चल के हम मैटर इन इशू को बोलेंगे जितने भी सूट में इशू बने होते हैं, दे ऑल आर मैटर इन इशू। मैटर इन इशू मतलब जो इश्यूज इन मैटर है। सूट जब हम फाइल करते हैं, कोर्ट कुछ इश्यूज फ्रेम करती है, तो जितने भी इश्यूज कोर्ट ने फ्रेम कर लिए वो भी क्या है? मैटर इन इशू है। अभी तक हमने सिर्फ इतना समझा था ना, हाउ आई हैव एक्वायर्ड दी टाइटल, उसको मैटर इन इशू कह रहे हैं हम। आगे चल के जब हम और क्वेश्चंस करेंगे, मैटर इन इशू इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, वो भी उसका पार्ट है जितना भी हमने किया है। कोर्ट ने उसके अलावा जितने भी इश्यूज बना दिए वो भी क्या है? मैटर इन इशू। अब कोर्ट ने यहाँ पे इशू क्या बनाया होगा? यही बनाया होगा कि क्या बी उसके उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, क्या ए के पास पोजेशन है? पोजेशन होगा तभी डिस्टरबेंस हो सकती है। तो दो इश्यूज बने, कोर्ट ने डिसाइड भी कर दिया, बोला कि ए के पास पोजेशन भी है और बी डिस्टर्ब कर रहा है उस पोजेशन को, देयरफॉर बी को इंजंक्ट किया जाता है। ओनरशिप का तो कहीं क्वेश्चन ही नहीं आया था। उसने नहीं बोला यहाँ पे कि मेरा टाइटल डिक्लेयर करो, बी मेरे टाइटल को डिस्प्यूट कर रहा है। समझ रहे हो आप चीज को? टाइटल कब आएगा वहां पे? जब बी उसके टाइटल के बीच में इंटरफेरेंस कर रहा है। बी कह रहा है कि यहां कर रहा है, दूसरे वाले में बी टाइटल के बीच में, ये कह रहा है कि आई एम दी ओनर। अब आएगा टाइटल इन इशू। अब मेन मैटर यहाँ पे क्या बनेगा? अब बनेगा ये कि वो ओनर है या नहीं है। पहले वाले में ओनरशिप का इशू नहीं था, अब ये ओनरशिप यहाँ पे इशू बनेगी। ठीक है, वैसे भी नहीं होगा, बट अभी हम उसको समझते हुए समझ रहे हैं कि जो पहले वाला है, जो मैटर उसमें इसने डिसाइड भी कर दिया ओनरशिप का, वो कंस्ट्रक्टिवली, मतलब वो कैसे डिसाइड किया? कोलिटरली और इंसिडेंटली डिसाइड किया है, सब्सटेंशियली नहीं डिसाइड किया। वो डायरेक्टली इन इशू था ही नहीं। डायरेक्टली मतलब आप देखो ना, जब हम एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ रहे थे, डायरेक्टली वहीं पढ़ा ना हमने। अब एक बार डिटेल में पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन 3 को। एक्सप्लेनेशन 3 बात करती है डायरेक्टली इन इशू या फिर एक्चुअली इन इशू। एक्चुअली इन इशू, एक्चुअली इन इशू का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल में इश्यूज में है, यानी कि जो कोर्ट ने इश्यूज बनाए हुए हैं। यहाँ पे कोर्ट ने क्या इशू बनाए? क्या बी ए को इंटरफेयर कर रहा है? क्या ए के पास सच में पोजेशन है? दो ही तो इश्यूज हैं यहाँ पे। इसके अलावा कुछ कोर्ट को डिसाइड नहीं करना। अगर कुछ डिसाइड कर देता है तो दैट ऑल विल बी कोलेटरली, एक्चुअली इन इशू नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ था दी मैटर अबव रेफर्ड, ऊपर मैटर इन इशू की बात हो रही थी ना, मैटर अबव रेफर्ड टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट हैव बीन एलिज्ड by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other party। एलिज का मतलब क्या होता है? एक पार्टी ने एलिज किया। यहाँ पे जो फर्स्ट सूट था, ए ने क्या एलिज किया वहां पे? कि आई एम इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड सामने वाला क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है मेरे पोजेशन को, ये एलिज किया। ऑपोजिट बी ने क्या किया? या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उसको एडमिट किया या डिनाई कर दिया उस फैक्ट को। तो वो मैटर एक्चुअली इन इशू क्या था? यहाँ पे पोजेशन एक्चुअली इन इशू होगा, उसका डिस्टर्बेंस ऑफ पोजेशन एक्चुअली इन इशू था। ठीक है,
एक्चुअली इन इशू सिर्फ इतना था, बट टाइटल उस वाले में कभी भी उसने एलिज ही नहीं किया। उसने नहीं बोला कि आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और ये मेरे ओनरशिप को क्वेश्चन मार्क लगा रहा है उसके ऊपर। अगर ओनरशिप इनटू क्वेश्चन मार्क होती तो फिर ओनरशिप डायरेक्टली इन इशू होती। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिवली तो फिर हमने पढ़ा ही हुआ है। फिर नहीं बनेगा ना, फिर नहीं बनेगा, बट हाँ फिर वो इशू नहीं बनेगा, बट इन इशू तो था ना। एडमिट करने का मतलब है कि वो डिस्प्यूट नहीं हुआ। मैंने कहा कि आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आप कहते हो कि यस यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो आपने एडमिट कर दिया। अब वो जो मैटर इन इशू है वो डिसाइड हो गया बेसिकली एक तरह से, क्योंकि आपने एडमिट कर दिया। अब फ्यूचर में आप फिर उसको चैलेंज नहीं करोगे कि उसके लिए अलग से केस ले आओगे। ठीक है, आ रहे हैं ना समझ? इसमें लिखिए देयरफॉर नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। रीजन क्या है? जो ये टाइटल कह रहा था यहाँ पे, ये अर्लियर वाले में क्या था? कोलेटरली इन इशू। इन एक्चुअल इशू नहीं था वो, ना कंस्ट्रक्टिवली इन इशू था ना एक्चुअल इन इशू था, वो कोलेटरली इन इशू था। कोर्ट ने वैसे डिसाइड कर दिया, बट पार्टीज ने नहीं कहा था कि इस चीज का डिस्प्यूट है। ठीक है, बी ने भी नहीं बोला कि ये ओनर नहीं है, वहां पे कभी भी नहीं बोला उसने। एक और लिखिए लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3। इसमें लिखना एस फाइल्ड सूट ऑन एफ, ये है सूट 1। एस है सन और एफ है फादर। एस मतलब सन क्लेम्स मेंटेनेंस फ्रॉम एफ। द कोर्ट granted and further observed that certain property is ancestral property। certain property is ancestral property। इसमें लिखना later suit 2 is filed for partition and claimed the property is ancestral property। बताइए इसमें रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा? देखो दो तरह की हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है सेपरेट प्रॉपर्टी, हम सक्सेशन पढ़ेंगे ना एसआरए के बाद, उसमें डिटेल में जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल मतलब पुश्तैनी प्रॉपर्टी। जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, मैंने खुद से नहीं कमाई वो प्रॉपर्टी, मुझे इनहेरिटेंस में मिली है वो प्रॉपर्टी, उसका हमेशा होता है पार्टीशन। याद रख लेना, वहां पे भी डिटेल में ये चीज समझेंगे हम। उसका हमेशा होता है पार्टीशन। और जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसका होता है सक्सेशन। ये टिप्स पे रूल याद रख लेना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल का बाद में वो सेकंड सूट फाइल कर रहा है और कहता है कि पार्टीशन करो इस प्रॉपर्टी का, फादर को अलग हिस्सा दो और मेरा हिस्सा इसमें से अलग करो। पहला सूट किस चीज के लिए उसने फाइल किया था? मेंटेनेंस के लिए। उसमें तो ये देखा होगा ना कि फादर के पास कितना है कितना नहीं है प्रॉपर्टी वगैरह, उसके अकॉर्डिंगली उसको मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। कोर्ट ने मेंटेनेंस देते हुए ये भी बता दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसको मेंटेनेंस दीजिए। तो इतना हेल्ड कर दिया साथ में कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। बट क्या मेंटेनेंस डिसाइड करते हुए कभी ये इन इशू था
कि प्रॉपर्टी का नेचर क्या है या फादर के पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसका क्या नेचर है, वो तो कभी भी नहीं था। तो कोर्ट ने अगर वो डिसाइड कर दिया तो इट वाज नॉट डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू, इट वाज कोलेटरली इन इशू, वो कोलेटरली इन इशू था, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। सेकंड सूट जो फाइल यहाँ पे किया गया, अब वो कह रहा है पार्टीशन दे दीजिए, क्यों? क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इसका पार्टीशन कीजिए। तो ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया ना, बिल्कुल अलग चीज मांग रहा है। अब अगर वो यहाँ पे प्ली लेता है कि ये पहले डिसाइड हो गया है ऐसा कुछ, वो चीज नहीं आएगी इसके बीच में, नो रेस जुडिकाटा। सेकेंड सूट में लेटर जो फाइल हुआ है, क्यों? क्योंकि कोलेटरली इन इशू था। इसमें लिखिए पार्टीशन के लिए फाइल किया, बताया नहीं किसने, हो सकता है एफ ने ही फाइल किया हो, एफ ने फाइल किया हो और एस कह रहा है कि नहीं ये जो प्रॉपर्टी है ये तो सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं, एस ने ही फाइल किया और एफ कह रहा है कि ये तो मेरी सेपरेट प्रॉपर्टी है। तो एस वहां पे कह रहा है कि नहीं ये तो एंसेस्ट्रल है। अब कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा सेपरेट है या एंसेस्ट्रल है प्रॉपर्टी। तो एस कहता है कि डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, ये पहले डिसाइड हो चुका है। तो जो पहले डिसाइड हुआ था वो कोलेटरली था, वो अब रेस जुडिकाटा नहीं लग जाएगा, आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। और पहले सिर्फ डिसाइड नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की। डिसाइड होता तो वो तो फिर डेप्थ में जाते, उसके इशू फ्रेम हुआ होता उस चीज का, उसके लिए एविडेंसेस आए होते। ठीक है, इसमें लिखिए नो रेस जुडिकाटा। नो रेस जुडिकाटा, रीजन वही है सेम कि जो अर्लियर डिसाइडेड है वो क्या था, ये वाला, ये था कोलेटरली इन इशू, है ना। इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है नहीं है, इसलिए रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। जब मैं पूरे टॉपिक को सम अप करूंगा, वैसे मैंने हल्का सा हिंट आपको दे दिया कि मैटर इन इशू का मतलब यही नहीं है सिर्फ कि जो हम प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, वैसे मैं लास्ट में बताता होता हूँ। ये चीज़ कंफ्यूजन हो जाती है ना खामखा, अभी आप इतना ही समझो कि ये इंग्रेडिएंट्स में ये इसका मीनिंग है, लास्ट में जाके हम मिसलेनियस जब इलस्ट्रेशन करेंगे तो अब समझ लेना मैटर इन इशू दो तरह के होते हैं। एक हाउ आई हैव एक्वायर्ड द टाइटल, वो भी एक मैटर इन इशू है। उसके अलावा भी अगर कोर्ट ने कोई इश्यूज बना दिए हुए उस सूट में, वो सारे मैटर इन इशू हैं। ठीक है, और सूट में जो इश्यूज को कोर्ट डिसाइड कर रहा है वो ऑल आर मैटर इन इशू। और क्योंकि रेस जुडिकाटा तो देखो हम जब पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना, सूट के ऊपर भी लगता है और इश्यूज के ऊपर भी लगता है, जो पुराने उसमें इश्यूज थे वो अभी वाले में इशू नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो ये पढ़ रहे थे डेफिनेशन में, नो कोर्ट शेल, नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू, ये हमने सबसे पहला पढ़ा। नो कोर्ट मतलब कोई भी कोर्ट, कोर्ट के ऊपर बार लगाया जा रहा है, शेल मतलब मैंडेटरी बार है, ट्राई करने के ऊपर बार है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर बार नहीं है, किसी भी सूट को और इशू को नहीं ट्राई कर सकता। दोनों चीजें आ रही हैं, सूट नहीं इशू भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in the former suit। ये सेकंड इंग्रेडिएंट हमने पढ़ लिया कि जो मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन फॉर्मर सूट था वही डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन सब्सिक्वेंट सूट है। तो दो तो समझ आ गए। बिटवीन पार्टीज के ऊपर बाद में आते हैं, लिटिगेटिंग अंडर दी सेम टाइटल, तो टाइटल भी हमने पढ़ लिया। अब हम तीसरा फोर्थ इंग्रेडिएंट पढ़ रहे हैं, बिटवीन दी सेम पार्टीज। फोर्थ में क्या कह रहा है, या तो पार्टीज सेम होनी चाहिए, बिटवीन सेम पार्टीज, और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। अब मैं हल्का सा आपको वैसे समझा रहा हूं, सपोज पहला सूट फाइल किया ए ने बी के ऊपर, दूसरा सूट फाइल किया ए ने बी के ऊपर। अब बताइए, ये तो किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए, बिटवीन ये सूट वन है, ये सूट सेकंड है, बोथ आर बिटवीन दी सेम पार्टीज। अगर फर्स्ट सूट था ए वर्सेस बी और सेकंड हो गया सपोज करो बी वर्सेस ए, इसमें क्या हुआ, ट्रांसपोजिशन हो गई है पार्टी की। पहले बी डिफेंडेंट था, अब क्या बन गया, प्लेंटिव बन गया। ये भी परमिटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाले में तो कोई 1% भी डाउट नहीं है, पार्टी सेम है। सेकंड वाले में भी याद रखना, पार्टीज जब ट्रांसपोज भी हो जाती है ना, कि पहले वाले में वो प्लेंटिव था ए, अब दूसरा सूट तो डिफेंडेंट ने फाइल कर दिया उसके ऊपर, सेम ही मानी जाएंगी वहां पे।
रीजन क्या है उसका सेम क्यों माना जा रहा है कि जब ये प्लेंटिफ उसके ऊपर सूट फाइल कर रहा है और जितनी भी रिलीफ मांग रहा है तो डिफेंडेंट कौन सा वहां पे रिलीफ नहीं मांग सकता। जो चीजें मैटर इन इशू है उसके बेसिस पे अगर डिफेंडेंट को कुछ मिल रहा है अपनी प्रेयर में वो लिखेगा। WS जब फाइल किया जाता है और ऑप्शन होता है उसके पास क्रॉस सूट लेके आने का, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के, सेट ऑफ क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, काउंटर क्लेम वगैरह, तो वो बात की बात है। अभी के लिए आप समझो चाहे A वर्सेस B है दूसरे वाले में, चाहे B वर्सेस A है, एक ही बात है, सेम पार्टीज मानी जाएगी। अब मान के चलते हैं सपोज जो फर्स्ट सूट था वो A वर्सेस B ही था, सेकंड हो गया C वर्सेस D। सेकंड सूट फाइल किया C ने D के ऊपर। अब यहां तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है प्राइमा फेसाई कि पार्टी सेम नहीं है। सेम नहीं है तो रेस जुडिकाटा नहीं लगना चाहिए। बट मान के चलिए कि जब फर्स्ट सूट फाइल किया था A वॉज अलाइव, B वॉज अलाइव, अब इस वाले में डिक्री आ जाती है, डिक्री आ गई, सूट डिसमिस हो गया, कुछ भी हो गया मान लीजिए। अब A की डेथ हो गई है, ये है सन ऑफ A, ये A का सन है। अब जो ये टाइटल क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी में A से कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसका LR हुआ। और सपोज करो B की भी डेथ हो गई है और D जो है वो उसकी डॉटर है, तो डॉटर कैसे टाइटल क्लेम कर रही है, वो B से क्लेम कर रही है। तो अगर ये जो नई पार्टीज हैं प्राइमा फेसाई हमें लग रहा है कि ये अलग होंगी, बट ये टाइटल तो उन्हीं पार्टी से क्लेम कर रही है अपना, तभी भी माना जाएगा सूट इज बिटवीन दी सेम पार्टीज। कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखिए, बिटवीन दी सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम, दे मतलब ये दोनों किससे क्लेम कर रही है, पार्टीज से। कौन सी पार्टी से, जो फॉर्मर सूट में पार्टीज थी। दे और एनी ऑफ देम भी लिखा हुआ है, हो सकता है ना, ये बी की डेथ नहीं हुई, ये अलाइव है, ए की डेथ हो जाती है, सेकंड सूट आ रहा है हमारे पास सी वर्सेस बी, तो ये टाइटल किससे क्लेम कर रहा था, ये तो ए से ही क्लेम कर रहा है, और ये वैसे ही सेम है बी, तो यहां पे माना जाएगा कि ये सेम पार्टीज है। तो क्लेमिंग का भी मीनिंग आपको क्लियर हो गया, क्लेमिंग का भी आपको मीनिंग क्लियर हो गया। यहाँ पे अभी डिटेल में जाएंगे इस टॉपिक के। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, सपोज पहला सूट जो फाइल किया वो हमने फाइल किया, देखो यहाँ पे ना एक टर्म थी हमारे पास बिटवीन, बिटवीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिटवीन का मतलब होता है व्हेन पार्टीज आर एट कन्फ्लिक्ट। अगर पार्टीज आर नॉट एट कन्फ्लिक्ट इट डजेंट मीन कि वो उनके बिटवीन है, तो कन्फ्लिक्ट में होनी चाहिए वो पार्टीज, बस याद रख लेना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, पहला सूट था ए ने बी के, ए एंड बी जो है ना, ए एंड बी है जॉइंट ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, इन्होंने क्या किया, सी के ऊपर एक सूट फाइल किया। दोबारा से करते हैं इसको, सपोज कीजिए ए और बी जॉइंट ओनर है एक प्रॉपर्टी के, और सी जो है प्रॉपर्टी के पोजेशन में है। ए बी को कहता है कि ये प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा, इसके ऊपर केस फाइल करना पड़ेगा। तो बी कहता है कि नहीं मैं नहीं केस वगैरह में फंसता, आपको करना है तो कर लो। अब जब ये जॉइंट ओनर है तो दोनों क्या है, नेसेसरी पार्टीज हैं। एक को पार्टी नहीं बनाओगे तो इफेक्टिव ऑर्डर ही नहीं आ पाएगा आपके पास। तो ए ने क्या किया, सी के ऊपर सूट फाइल कर दिया, सी को डिफेंडेंट बना दिया, बट बी को क्या बनाया जाएगा यहाँ पे, परफॉर्मा डिफेंडेंट। परफॉर्मा डिफेंडेंट कौन होता है, वो डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे होते हैं, बट क्योंकि प्रॉपर डिस्पोजल के लिए, इफेक्टिव ऑर्डर के लिए वो पार्टी बनाया जाना जरूरी है। हम आगे चल के सेक्शन 21 वगैरह लिमिटेशन वगैरह में भी पढ़ते हैं, ऑर्डर 1 रूल 10 हमने सीपीसी में भी पढ़ा। जो ये परफॉर्मा डिफेंडेंट होता है ना, एट द टाइम ऑफ एविडेंस आगे जाके क्या किया जाएगा, इसको प्लेंटिफ बना सकती है कोर्ट खुद से भी। क्यों बनाती है, ताकि प्रॉपर डिस्पोजल हो पाए केस का। कल को उसकी एग्जीक्यूशन होनी है तो डिफेंडेंट में नहीं मिलेगी, उसको पार्टी बना, मतलब उसको प्लेंटिव बना दिया जाता है। कैसे, वो डिटेल में देखते हैं बाद में। तो अभी याद रखना कि यहाँ पे ये अगर सूट की बात करें, ये ए वर्सेस सी है, यही सूट बी वर्सेस सी भी है, बट ए वर्सेस बी ये सूट कभी भी नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज ए वर्सेस बी, दिस सूट इज नॉट बिटवीन ए एंड बी। क्यों नहीं है, ए और बी के बीच में, ए और बी का तो कोई झगड़ा ही नहीं है ना आपस का, उनके बीच में तो कोई कंफ्लिक्ट ही नहीं है। तो जब कंफ्लिक्ट नहीं है तो वो बिटवीन नहीं हो पाएगा, याद रख लेना,
ठीक है। सपोज एक सूट फाइल किया ए बी सी ने मिलके डी के ऊपर, ए बी सी ने सूट फाइल किया मिलके डी के ऊपर। कन्फ्लिक्ट किसका था? कन्फ्लिक्ट है इन तीनों का, किसके साथ? इसके साथ। ये है सूट 1। इसके बाद सेकंड सूट फाइल किया जाता है, मान लेते हैं ए ने फाइल किया, वो किसके ऊपर? बी के ऊपर। सेकंड सूट कौन फाइल कर रहा है? ए ने फाइल किया बी के ऊपर। अब बताइए कि क्या ये सेम पार्टीज हैं? ये तो नहीं हुई सेम पार्टीज। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि वो बिटवीन सेम पार्टीज होना चाहिए, सिर्फ नाम सेम हो जाने से कुछ नहीं होगा। फर्स्ट वाला सूट या तो ए वर्सेस डी था, ए बिटवीन डी था, बी बिटवीन डी था, सी बिटवीन डी था, बट इन पार्टीज के बीच में वो कभी सूट था ही नहीं। तो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो बिटवीन माना जाएगा, नहीं तो नहीं। तो बिटवीन टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया, ये हमें समझ आ गया। अब हमें दो चीजों से इसको पढ़ना है, ना तो सिर्फ पार्टी सेम होनी चाहिए, हमने ये पढ़ लिया सेम पार्टीज, बिटवीन सेम पार्टी सूट होना चाहिए, फॉर्मर वाला भी और सब्सिक्वेंट वाला भी। बिटवीन सेम पार्टीज नहीं भी है तो अगर वो बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, अगर जिनके थ्रू वो क्लेम कर रहे हैं उनके भी बिटवीन है, तभी भी माना जाएगा कि वो सेम पार्टीज है। डिटेल में जाएंगे, इसके एग्जांपल्स लिखेंगे। अब एक चीज और समझिए, सपोज पहला सूट था ए बी सी ने फाइल किया डी ई के साथ, ये प्लेंटिफ है और ये डिफेंडेंट है। एक और सूट आता है जो फाइल कर रहा है बी किसके ऊपर? नहीं, ई है ये, ठीक है। बी ने फाइल किया वो सूट ई के ऊपर। पहला सूट था ए बी सी ने फाइल किया डी एंड ई के ऊपर, दूसरा सूट बी फाइल कर रहा है ई के ऊपर। मान के चल रहे हैं कि ये डिसाइड हो चुका है, तो ये फॉर्मर सूट भी है। मान के चल रहे हैं इसमें जो टाइटल था वही टाइटल इसमें है, सेम टाइटल है। मान के चल रहे हैं बाकी जितनी भी एसेंशियल्स है ना रेस जुडिकाटा की, वो फुलफिल हो रही है। सिर्फ हमें ये देखना है कि सेम पार्टीज है या नहीं है। इस वाले में हम बोलेंगे ये सेम पार्टीज है। क्यों? हमें ये नहीं देखना कि एग्जैक्टली पार्टी सेम होनी चाहिए, उनके नाम से कुछ नहीं जा रहा है। हमने देखना है इस सूट, ये जो पहला सूट था उसमें बी बिटवीन ई था या नहीं था। बी बिटवीन ई तो आ रहा है ना हमारे पास, दूसरे में भी क्या है? बी बिटवीन ई है। बाकी के अगर इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं, इट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। इन जनरल अगर सपोज पहला सूट है ए बी वर्सेस डी और दूसरा सूट आ रहा है ए बी वर्सेस डी एंड ई, पहले में कौन है? ए बी वर्सेस डी, दूसरा सूट आ रहा है डी एंड ई के अगेंस्ट। अब इस वाली सिचुएशन में क्या है? जो पहला सूट था वो था ए वर्सेस डी, बी वर्सेस डी, यही तो था ना। जो दूसरा सूट है वो क्या है? ए वर्सेस डी एंड ई, मतलब ई जो है बिल्कुल ही न्यू पार्टी आ गई ना, पहले उसके साथ तो था ही नहीं झगड़ा उस किसी का भी। तो जब ये न्यू पार्टी ऐसे में आ रही है, इसको ऐड नहीं किया जा सकता, यानी कि सेम पार्टीज इसको नहीं माना जाएगा। नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। आप ये समझो कि पहले वाले में ज्यादा पार्टीज हैं, दूसरे में उन्हीं में से हमने कम कर दिया, बस बिटवीन होना चाहिए, तब तो जस्टिफाइड है। बट पहले वाले में कम थी, अब हमने नई पार्टी इसमें ऐड कर दिया, फिर वो बिटवीन नहीं माना जाएगा। बट ये जो नई पार्टी ऐड हुई है, इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस है। कुछ सिचुएशंस में ये नई पार्टी जब ऐड हो रही है उसको भी हम मान के चलते हैं कि ये बिटवीन ही है, यानी कि पुराने वाले में भले ही वो पार्टी नहीं थी। कई बार क्या करते हैं ना प्लेंटिफ जानबूझ के, क्योंकि उसको पता है रेस जुडिकाटा लग जाएगा, इस पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी उसको पार्टी बना दिया, अपना ही बंदा खड़ा कर दिया कि पार्टी बन जा, डिफेंडेंट बन जा वहां पे। तो पार्टी बना दिया वहां पे, किस लिए? ताकि रेस जुडिकाटा ना लगे, मैं दोबारा से डिसाइड करवा लूं केस। तो ऐसा अगर फ्रॉड प्ले करोगे फिर तो भले ही आपने उसको बना दिया, वो सिर्फ एक नॉमिनल पार्टी या रियल पार्टी तो है ही नहीं है वहां पे, वो तब तो वो सेम मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। मैंने ऊपर ऊपर से समझाया है आपको। अभी तो देखो एक एक चीज लिखेंगे हम इसकी। बेयर में से हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा या तो पार्टी सेम होनी चाहिए, यानी कि बिटवीन सेम पार्टीज होना चाहिए, फॉर्मर सूट भी सब्सिक्वेंट सूट भी। अगर वो बिटवीन सेम पार्टीज नहीं हो सकता तो बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, यानी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हो रहा है, तब भी माना जाएगा कि वो बिटवीन दी सेम पार्टीज। और बिटवीन की क्या रेलेवेंस है वो मैंने आपको समझा दिया। इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं है। सेम पार्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखते हुए फिर मैं इसको एग्जाम्पल के साथ लिखवाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा।
कोशिश करते हैं आज ही की क्लास में ख़त्म कर दें इसको। छोटा सा ही टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं है। हाँ, कोर्ट बिटवीन तो वैसे यहाँ लिखा ही हुआ है ना, बट उसकी इंटरप्रिटेशन तो अल्टीमेटली कोर्ट से कर रहे हैं ना। जजमेंट्स में हमें बताया गया बिटवीन का मतलब होता है कि जब कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो। जब दो पार्टीज के कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं है तो वो बिटवीन है ही नहीं है। जब ये दो पार्टीज यहाँ पे प्लेंटिफ ही है तो सूट कभी इनके बिटवीन था ही नहीं। वो पार्टी टू दी सूट है वो ठीक है, बट उनके बीच में कभी सूट नहीं था। ठीक है, इसमें लिखिए फोर्थ एसेंशियल है ये हमारी। इजी है वैसे तो, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन है भी नहीं है। हेडिंग बनाना पार्टीज टू दी सूट। थोड़ा सा मैं फास्ट लिखवाऊंगा क्योंकि ये ख़त्म करना है आज हमें टॉपिक, ताकि चार इंग्रेडिएंट्स हमारे ख़त्म हो जाएं। नहीं समझ आएगा पूछ लेना। इसमें लिखना सबसे पहले तो बेयर एक्ट प्रोविजंस। बेयर एक्ट प्रोविजंस मतलब दो ही तो दी हुई हैं वहाँ पे चीज़ें, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला क्या दिया हुआ है वहाँ पे, बिटवीन दी सेम पार्टीज। बेयर एक्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट बिटवीन दी सेम पार्टीज। इसमें लिखना साथ में लिख लीजिए और बिटवीन दी सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर whom they or any of them claim। ये दोनों एक्सप्रेशन को हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिटवीन दी पार्टीज अंडर whom they or any of them claim। इसमें लिखना सबसे पहले बिटवीन मीन्स when two parties are contesting as opposite parties, that is plaintiff and defendant। इसमें लिखना बिटवीन सेम पार्टीज, मीन्स एग्जाम्पल लिखना, सपोज ए फाइल्ड सूट अगेंस्ट बी। ये है सूट वन, फॉर्मर सूट हो गया। फॉर्मर सूट मीन्स ऑल इश्यूज heard and फाइनली डिसाइड हो चुका है ये सूट। फिर ए ने एक और सूट फाइल किया बी के ऊपर, सूट सेकंड। ये क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट सूट। ये हो जाएगा सब्सिक्वेंट सूट। इसमें लिखना प्रेजेंट सूट, इस वाले की बात हो रही है। प्रेजेंट सूट इज बिटवीन सेम पार्टीज, दैट इज parties who are parties in the former suit। बिटवीन सेम पार्टीज तो इजी है। नाउ थर्ड क्या है,
थर्ड था हमारे पास बिटवीन द पार्टीज अंडर whom they or any of them claim means एग्जाम्पल से लिखना। सपोज फर्स्ट सूट जो फाइल किया है ए वर्सेस बी है, दिस इज सूट 1। सेकेंड सूट जो फाइल किया दैट इज सी वर्सेस डी, सूट 2। ये वाला जो है ये हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है। पहले वाला पूरी तरह से डिसाइड हो गया है। इसमें लिखना नाउ ऑन दी फेस ऑफ इट parties are not same, parties are not same, but if C is claiming his title under A and D is claiming his title under B, res judicata will apply। will apply ब्रैकेट्स में लिख लेना। if all other essential conditions are fulfilled, बाकी की सभी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो रेस जुडिकाटा लग जाएगा। अब इसमें देखो ना, ये इससे टाइटल डिराइव कर रहा है और बी ए से डिराइव कर रहा है। टाइटल मतलब सपोज इसने जो सूट फाइल किया था वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, ये कहता मैं ओनर हूँ, ये पोजेशन में बैठा हुआ है। अब सूट डिसमिस हो गया सपोज, अब ये तो डिसाइड हो गया ना, टाइटल यहाँ डिसाइड हो गया है, कोर्ट ने कहा ए इज नॉट दी ओनर। अब इसकी डेथ हो जाती है, अब ये जो है इसका LR है, तो अब ये लीगल सन इसका क्या कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी तो हमारी ही पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, हमें ही मिलनी चाहिए। अब सी फाइल कर रहा है वही सूट दोबारा से इसके लीगल ईयर्स के ऊपर। तो ये थोड़ा ना, जब पहले डिसाइड हो गया, ये नहीं कि अब उनके बच्चे उसी प्रॉपर्टी को लेके झगड़ रहे हैं। मैटर हैज बीन डिसाइडेड, रेस जुडिकाटा लग जाएगा। पार्टीज सेम है, बिटवीन सेम पार्टीज है तब भी रेस जुडिकाटा। बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम इज क्लेमिंग, तभी भी रेस जुडिकाटा। तो दिस सेकेंड सूट इज बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ द, यहाँ पे तो दे हो जाएगा ना, दोनों क्लेम कर रहे हैं फॉर्मर सूट की पार्टीज के अंडर, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखिए। हाँ, इस ऊपर को बना लो, ऐसे कर लेना। डी सी से क्लेम कर रहा है और बी इससे क्लेम कर रहा है। ठीक है, नाउ इसमें लिखना फोर ब्रॉड इश्यूज, फोर ब्रॉड इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू पार्टीज। अभी हमने क्या किया इससे पहले हमने सिर्फ बेयर को पढ़ा, मैंने समझाते हुए भी आपको ऐसे ही समझाया ना। पहले हमने बेयर से समझ लिया कि बिटवीन का क्या मतलब है, वो लिख दिया हमने। फिर हमने सेम पार्टीज भी लिख दिया और अंडर होम दे और एनी ऑफ देम इज क्लेमिंग, उसका भी मीनिंग लिख दिया। अब जब भी आपको सेम पार्टीज देखनी होगी तो ये 4 प्रिंसिपल्स आपको जो लिखवा रहा हूँ ये आपको हमेशा ध्यान में रखने पड़ेंगे, इनके अकॉर्डिंगली हम डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट लिखिए, हम ये चीज़ें सीखेंगे अभी यहाँ पे। फर्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ
द पार्टीज interchange their positions, interchange their positions, that is ट्रांसपोजिशन जिसकी हम बात कर रहे थे। प्लेंटिफ ऑफ फर्स्ट सूट बिकम्स डिफेंडेंट इन सब्सिक्वेंट सूट एंड वाइस वर्सा। अगर पार्टीज की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, ट्रांसपोजिशन हो जाती है, वैसे तो आपको पता ही है क्या होगा, क्या होगा, रेस जुडिकाटा लगेगा तभी भी सेम मानी जाएगी, बट हम इसको भी लिख के रखेंगे। सेकंड हम इसको पढ़ेंगे, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्ड बिटवीन, पूरा लिख लेना आप, ठीक है। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्ड बिटवीन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, मैंने समझाते हुए भी आपको बताया। बिटवीन मतलब कन्फ्लिक्टिंग होना चाहिए, कन्फ्लिक्टिंग नहीं है तो वो बिटवीन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड लिखना, व्हाट इज, व्हाट इफ a new party, what if a new party is added in the subsequent suit। अगर सब्सिक्वेंट सूट में बिल्कुल ही नई पार्टी ऐड कर दिया तो क्या होगा, अभी दिखाया था ना आपको, एग्जांपल से समझाया अभी। नई पार्टी ऐड कर दी तो फिर वो सेम पार्टीज नहीं मानी जाएगी। हाँ, बट उसकी रूल की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। नई पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए ऐड की है आपने कि रेस जुडिकाटा ना लगे, फिर तो लगेगा ही लगेगा। बट अगर जेन्युइनली आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर रहे हो, नई पार्टी के अगेंस्ट, फिर ये सेक्शन 11 एप्लीकेबल नहीं होगा, सेम पार्टीज नहीं मानी जाएंगी, बट डिटेल में लिखेंगे इसको हम। फोर्थ लिखिए। हम्म हम्म देखो, आप उससे कंफ्यूज, मैं समझ गया आपका डाउट क्या पूछने जा रहे हो आप। उससे तो कंफ्यूज ही मत करो अभी आप, कि उसमें पार्टी क्यों नहीं बनाया, अब वाले में क्यों लेके आ रहे, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना। वो तो हम उसमें देखेंगे कि वहां पे बार्ड है या नहीं है। हम्म क्या डिसाइड किया कि इसको जरूरत नहीं है पार्टी बनाने की। हाँ, और अब आप उसको पार्टी ले बना के ले आए हो तो रेज्यू डिकाटा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो नेसेसरी थी ही नहीं कभी पार्टी। और सेम ही चीज आप देखो ना, सिर्फ पार्टीज ही सेम नहीं होनी चाहिए, बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी सेम होने चाहिए सारे के सारे। बाकी मैटर एज इट इज सेम ले आए हो आप, सेम केस ले आए हो कोर्ट के पास, सिर्फ एक नया पार्टी आपने ऐड कर दी, रेज्यूडिकाटा नहीं लगेगा, क्योंकि अब नए पार्टी के अगेंस्ट आप रिलीफ मांग रहे हो। बट अगर उस पार्टी को सिर्फ नाम के लिए लेके आए हो, फिर तो आप फ्रॉड प्ले कर रहे हो ना कोर्ट के ऊपर, कि ये प्रोविजन को मैं बाईपास कर पाऊं, तो वो तो परमिटेड नहीं है, उसकी एक्सेप्शंस हम लिखेंगे कुछ, ठीक है। मतलब अगर पहला सूट है ए वर्सेस बी एंड सी, और दूसरा सूट है ए वर्सेस बी सी डी ई, तो सेकंड सूट इज नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, क्योंकि पार्टी सेम नहीं है। बट इस रूल को फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और लास्ट लिखिए, दे और एनी ऑफ, दे और एनी ऑफ देम क्लेम अंडर, ये जो टर्म है इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये चार इश्यूज जब हमने डिसाइड कर दिए, फिर सेम पार्टीज में आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। फर्स्ट इशू लिखिए इसमें, इशू नंबर 1, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज, ब्रैकेट्स में लिख लेना, इंटरचेंजिंग, पार्टीज को इंटरचेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सूट है ए वर्सेस बी, ये सूट 1 है। कौन सा सूट है ये, फॉर्मर सूट। और सेकंड सूट है बी वर्सेस ए, ये सूट सेकंड है। सब्सिक्वेंट
सूट पार्टीज क्या हो चुकी है यहाँ पे, ट्रांसपोज हो चुकी है, इंटरचेंज हो चुकी हैं। इसमें लिखना इफ ऑल अदर कंडीशंस ऑफ सेक्शन 11 आर फुलफिल्ड रेस जुडिकाटा विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, विल बी एप्लीकेबल इट मीन्स कि ट्रांसपोजिशन से क्या होता है, सेम पार्टीज ही रहती हैं। ठीक है, ट्रांसपोजिशन से भी वो सेम ही पार्टीज रहती हैं। इसमें लिखना इंटरचेंजिंग पोजीशन विल नॉट बार, इंटरचेंजिंग पोजीशन विल नॉट बार रेस जुडिकाटा they are considered same parties, they are considered same parties। एग्जाम्पल लिखिए, आप बताएंगे इसमें। ए ने सूट फाइल किया बी के ऊपर, दिस इज सूट 1। ये क्लेम कर रहा है ए इज क्लेमिंग, ए क्लेम्स ओनरशिप बाय सक्सेशन, ए क्लेम्स ओनरशिप बाय सक्सेशन। बी कहता है कि मैं ओनर हूं, बी क्लेम्स ओनरशिप बाय परचेज, बाय परचेज। पोजेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज एक्चुअली विद ए, नहीं विद बी। प्रॉपर्टी किसके पोजेशन में है, बी के पोजेशन में है। ए क्लेम्स प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। इसमें लिखना सूट इज डिक्रीड इन फेवर ऑफ ए, कोर्ट ए की फेवर में वो डिक्री कर देता है। नाउ हाउस किसका हो जाएगा, हाउस बिलोंग्स टू ए एंड पोजेशन टू बी गिवन बाय बी टू ए, बी को पोजेशन देना पड़ेगा ए को। बट इतने में क्या होता है, एक और सूट लेके आता है, कौन, बी। बी फाइल्स सूट अगेंस्ट ए, दिस इज सूट सेकंड। बी कहता है कि आई एम दी परचेजर, ए कहता है कि मेरे पास क्या है, सक्सेशन। इसमें लिखना बी क्लेम्स टू रिलीफ्स, बी क्लेम्स टू रिलीफ्स that is declaration of title, declaration of title plus perpetual injunction, perpetual injunction। इसमें लिखना will res judicata apply
ऐसे क्वेश्चन आते हैं इलस्ट्रेशंस में आपको, ठीक है। ऑल्सो डिटरमाइन टाइटल एंड मैटर इन इशू इन बोथ सूट्स। क्योंकि हम कर चुके हैं इसलिए मैटर इन इशू और टाइटल भी निकाल लेते हैं, और देखते हैं फिर रेजिड्यू काटा लगेगा या नहीं लगेगा। पार्टीज बताइए पहले, पार्टीज सेम है या नहीं है। पार्टीज तो सेम है ना, ट्रांसपोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बाकी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है रेजिड्यू काटा लगेगा या नहीं लगेगा। इसमें लिखिए आंसर। सूट 1, इसमें टाइटल, मैटर इन इशू, पार्टीज। सूट 1 में ए का टाइटल क्या है, ए क्या क्लेम कर रहा है, लीगल कैपेसिटी, ओनरशिप। और बी ओनरशिप, ये कैसे क्लेम कर रहा है, सक्सेशन से। ए क्लेम कर रहा है सक्सेशन से, और ये परचेज यानी कि सेल डीड। सेल डीड विल बी मैटर इन इशू। इसमें पार्टीज क्या है, ए वर्सेस बी। फिर हमारे पास आता है सूट सेकंड। आप देखो वैसे अगर हम प्रोपोजिशन देखें कितनी बड़ी लग रही है, और जब पेपर में आती है और आधे बच्चे तो देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है। कुछ नहीं करना, आपको ये चीज़ें डिटरमाइन करनी है। आपने ये निकाल लिया, चाहे रफली निकालना चाहे वहाँ बना भी देना, कोई नहीं फर्क पड़ रहा। ये निकाल दिया, आंसर भी आपको अभी मिल जाएगा साथ के साथ। फिर सेकंड सूट में हमने क्या किया, टाइटल निकालो। ए का टाइटल क्या है, ओनरशिप। ए का टाइटल है ओनरशिप। बी का ओनरशिप, फिर से ओनरशिप मांग रहा है, सेम ही है। इसमें क्या है, सक्सेशन, सेल डीड। ये क्या है, बी वर्सेस ए। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये क्या है, सेम टाइटल, सेम मैटर इन इशू, सेम पार्टीज। आंसर आ गया। रेजिड्यू काटा लगेगा या नहीं लगेगा। जो ये इसने आपको दिया हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, इससे हमें कंफ्यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलीफ। तो सेक्शन 11 के लिए रिलीफ थोड़ा ना देखने क्या मांग रहे हो क्या नहीं मांग रहे, यहाँ तो हमें ये चीजें देखनी है, बाकी के 6 इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। रिलीफ तो ऑर्डर टू रूल 2 की बात हो गई ना। फिर इसमें लिखिए देयरफॉर सेकंड सूट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। सेकंड सूट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल सी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मैंने स्टेप्स आपको लिखवाए थे। सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, हाउस। अगर ये सब्जेक्ट मैटर इज सेम, इफ सेम, दोनों का सब, अगर ये भी हो सकता है ना डिफरेंट ही सब्जेक्ट मैटर हो, पहले किसी और घर के लिए बात हो रही थी, अब किसी और घर के लिए बात हो रही है, वो तो बात ही अलग हो गई फिर तो बिल्कुल ही। एक ही सब्जेक्ट मैटर है, इफ सेम। फिर हम क्या देखेंगे, टाइटल यानी कि बेसिस ऑफ क्लेम। एंड लास्ट मैटर इन इशू, हाउ टाइटल इज एक्वायर्ड। ठीक है, नोट में लिखना, नोट में लिखिए फॉर रेस जुडिकाटा reliefs are irrelevant.
whether they are same or not. Only matter in issue is relevant for reliefs. Order 2 rule 2 clause 3 for matter in issue section 11। सेक्शन 11 पूछ रहा है तो फिर हम मैटर इन इशू के लिए यही देखेंगे। इसमें लिखिए सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी डज नॉट रिक्वायर दैट द पार्टीज टू रिटेन द सेम पोजीशन parties to retain the same position as it was there in the former suit. Therefore, if the parties are interchanged, their position in the subsequent suit, it will be considered to be the same parties। उन्होंने अगर पोजीशन चेंज भी कर ली है, यानी कि प्लेंटिव डिफेंडेंट बन गया, डिफेंडेंट प्लेंटिव बन गया, तो सेम ही माना जाएगा। ठीक है। रिलीफ तो देखना ही नहीं ना। हाँ 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 बिल्कुल। वो बेसिकली क्लेम के ऊपर ही आ रहे हैं वहाँ पे हम, मतलब कि आप अगर आप उसको कह रहे हो कि मेरे को ये मैटर इन इशू है, तो आप यहाँ पे इस वाले केस में ले लो, बी भी तो ओनरशिप क्लेम कर रहा है ना यहाँ पे। तो बी भी ओनरशिप क्लेम कर रहा है, ए ने भले ही उसके ऊपर सूट फाइल किया, बट वो अपनी ओनरशिप तो दिखाएगा ना वहाँ पे। वो भी एक मैटर इन इशू बन जाएगा वहाँ पे फिर। ठीक है, वो आगे करेंगे इसको, मतलब वो भी आएगा बीच में। इसमें लिखिए इशू नंबर 2, अंडर whom they or any of them claim, under whom they or any of them claim। इसमें लिखिए फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए ने सूट फाइल किया बी के ऊपर, दिस इज सूट 1। ए क्या क्लेम कर रहा है? टाइटल एंड पोजेशन ऑफ द हाउस। हाउस इज एक्चुअली इन द पोजेशन ऑफ बी, है वो बी के पोजेशन में, ए क्लेम कर रहा है। डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट ए की फेवर में नहीं आता, नहीं मिलता उसको पोजेशन। अब नाउ ए एंड बी डाइड, इन दोनों की डेथ हो जाती है। एएस सन ऑफ ए एंड बीडी डॉटर ऑफ बी सूट लेके आते हैं, यानी कि इसने उसके ऊपर सूट फाइल किया, सूट सेकंड। सूट सेकंड किस चीज़ के लिए सूट फाइल हो रहा है? टाइटल एंड पोजेशन, सेम ही चीज़ के, ऑफ
सेम हाउस, ऑफ सेम हाउस। इसमें लिखना रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, है ना। रेस जुडिकाटा विल अप्लाई बिकॉज एएस एंड बीडी आर claiming under the same title from A and B respectively, claiming under the same title from A and B respectively. Now suppose only A died, ऊपर वाले एग्जाम्पल में फिर लिखना कॉमा करके, still AS was claiming under A and filed a suit against B, that is AS, ये हो जाएगा सूट सेकंड, एएस ने फाइल किया किसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट। क्या होगा इसमें, रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। क्यों अप्लाई हो रहा है, एनी ऑफ देम और एनी ऑफ देम या फिर सभी के सभी क्लेम कर रहे हैं टाइटल, बोथ आर कवर्ड। फिर लिखना है एग्जाम्पल सेकंड, इसमें लिखिए सपोज ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, दिस इज सूट 1। ए क्लेम्ड टाइटल प्लस पोजेशन ऑफ हाउस, टाइटल प्लस पोजेशन ऑफ हाउस, सूट इज डिसमिस्ड, डिक्री इन फेवर ऑफ बी, की फेवर में आ जाएगी डिक्री। नाउ बी सोल्ड दी प्रॉपर्टी टू सी, बी ने क्या किया फर्दर, वो सी को सेल कर दिया। सी बिकम्स ओनर ऑफ दी प्रॉपर्टी। ए फाइल्ड सूट सेकंड अगेंस्ट सी फॉर, मतलब ए क्लेम्ड टाइटल प्लस पोजेशन ऑफ सेम हाउस, ऑफ सेम हाउस। इसमें लिखना नाउ ओनली वन पार्टी इज सेम इन सूट सेकंड, सूट सेकंड में तो एक ही पार्टी सेम है अभी तो, ब्रैकेट्स में लिखना दैट इज ए एंड अदर इज डिफरेंट, दैट इज सी, बट बी सोल्ड द प्रॉपर्टी टू सी, प्रॉपर्टी सी को किसने सेल किया, बी ने सेल किया। देयरफॉर बी इज डिराइविंग हिज टाइटल फ्रॉम, नहीं सॉरी, सी इज डिराइविंग हिज टाइटल फ्रॉम बी, सी इज डिराइविंग हिज टाइटल फ्रॉम बी, दैट इज claiming under B, claiming under B, therefore
रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। पार्टी सेम ही मानी जाएगी ना, उसके थ्रू क्लेम कर रहा है, जरूरी नहीं कि एलआर ही होना चाहिए, क्लेमिंग किसी भी तरह से हो सकता है अंडर हिम अगर वो क्लेम कर रहा है। एक और एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल थर्ड है फोर्थ है? थर्ड एग्जांपल थर्ड। ए फाइल्ड सूट 1 अगेंस्ट बी फॉर पोजेशन ऑफ हाउस। सूट इज dismissed. Suit is dismissed. AS son of A purchased, इसके आगे स्टार बना लेना, दिस एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। AS son of A purchased the house from B but possession of the house is still with B and B dies and B dies. BD, that is daughter of B, claims possession by succession. Daughter of B claims possession by succession. Will res judicata apply? मान लो बाकी की सभी कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमें यही देखना है पार्टी सेम है या नहीं है। करिए इसको, थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। अब जो सूट फाइल हुआ है ना, सेकंड सूट, दिस सेकंड सूट इज बिटवीन AS and BD. This is second suit. AS is son of A, BD is daughter of B. लगना चाहिए रेस जुडिकाटा। ऑनलाइन में बताओ, सलोनी बताइए। AS ने कर दिया BD के ऊपर, एक ही बात है, किसी ने भी कर दिया, चलो ट्रांसपोज तो हो ही सकती है। पार्टीज मान रहे हैं AS ही मांग रहा है उससे पोजेशन, उसको पहले भी नहीं मिला था ना पोजेशन। हाँ, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम टाइटल है, एवरीथिंग इज सेम। पार्टीज अगर सेम है तो रेस जुडिकाटा लग जाएगा, पार्टीज अगर सेम नहीं है तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। ऑनलाइन में बताइए, सलोनी, श्रुति आप भी बताओ, निष्ठा बताइए। सोच के करो, कोई बात नहीं। नहीं होंगी। प्राची, नहीं मैंने मांगी नहीं अभी, बस आंसर सुन लिया। आप बताइए। नहीं है सेम पार्टीज, रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, इट मीन्स कि सेम पार्टीज नहीं है। क्यों? हाँ, मेन चीज ही देखो, रेस जुडिकाटा कब लगता है? जब सेम पार्टीज हो। सेम तो नहीं है, नाम चेंज हो गए ना पार्टीज, या जो अब पार्टीज हैं दे आर क्लेमिंग थ्रू बाकियों से। अब इसने जो इसके ऊपर सूट फाइल किया है,
ये उससे क्लेम ही नहीं कर रहा है टाइटल, ये तो दूसरे वाले से, पहले सूट में क्या था, इसने उसके ऊपर फाइल किया था, ये नया पार्टी आ गया बिल्कुल उसमें। अगर ये अपने फादर से क्लेम कर रहा होता ना तब बात आती, मतलब अगर ये फादर से क्लेम कर रहा होता तब रहता कि वो सेम पार्टीज है, वो क्लेम नहीं कर रहा, उसने परचेज की है, नई ट्रांजेक्शन आई है, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए नो, रेस जुडिकाटा नॉट अप्लाई, रीजन बिकॉज एएस इज नॉट क्लेमिंग under A. AS here is not claiming under A. AS is claiming independently. Independently as a purchaser, buyer, as a buyer. किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं हुई यहाँ पे कि बेयर में तो ये लिखा हुआ है एनी ऑफ देम, बिटवीन, जो बेयर हम पढ़ रहे हैं ना, बेयर में तो ये चीज लिखी हुई है देखो, क्लेमिंग थ्रू हिम और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम। दे का मतलब हो गया दोनों, और एनी ऑफ देम मतलब कोई एक भी क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे जो दूसरे वाली पार्टी है यानी कि जो बीडी है वो तो डॉटर है, वो तो उसी से क्लेम कर रही है अपने फादर से सक्सेशन, तो इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे। यहाँ पे देखो ना, जब ये होती है, लास्ट टाइम किसी ने डाउट शायद पूछा था इसके ऊपर, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, इसका बेटा है एएस, इसकी डॉटर है बीडी। अगर ये दोनों इससे क्लेम कर रहे, ये इससे क्लेम करता, ये इससे क्लेम करता, तब तो मानते कि पहला सूट इनके बिटवीन था और दूसरा सूट इनके बिटवीन हो गया। अब ये इससे क्लेम ही नहीं कर रहा, ये तो इंडिपेंडेंटली इसने परचेज किया इस प्रॉपर्टी को बी से, तो ये इससे, इसके थ्रू आ रहा है इसके पास ये टाइटल। अब ये जरूर इससे क्लेम कर रही है, तो यहाँ पे लिखा तो यही हुआ है, एनी ऑफ देम भी अगर क्लेम कर रहे हैं तब भी कवर हो जाएगा। बट जहाँ पे एनी ऑफ देम क्लेम कर रहा होता है ना, वहां पे क्या बनता है, ए वर्सेस बी डी। अगर ये होता ना, इसका क्वेश्चन ही ना आता कि ये, वहां पे होता कि ए क्लेम कर रहा है, ए सेकेंड सूट फाइल कर रहा है, और दूसरा किसके ऊपर, बी डी के ऊपर, तब हम कहते हैं कि ही इज क्लेमिंग फ्रॉम, शी इज क्लेमिंग फ्रॉम फादर। तो एनी ऑफ में ये तो कवर हो जाता, अब पार्टी सेम है दोनों में, ये जो है ये इंडिपेंडेंट पार्टी आई है अब यहाँ पे, क्योंकि ये परचेज करके आई है यहाँ पे, दोनों में डिफरेंस है। मतलब जो सेकंड सूट होगा या तो ए वर्सेस बीडी हो जाए, अगर इसकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी ये क्लेम कर रहा है, सपोज ये परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो या तो ए एस वर्सेज बी डी हो जाए तब भी सेम माना जाएगा, या ए एस वर्सेज बी हो जाए तब भी सेम माना जाएगा। बट अभी जो ए एस यहाँ पे आया था हमारे पास, वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में कर रहा है वो क्लेम, उसने इससे डिराइव ही नहीं किया अपना टाइटल। तो जब इंडिपेंडेंट कैपेसिटी है, देखो ना, नई ट्रांजैक्शन हुई है, उसने परचेज किया, परचेज किया, तो आप दो ना इसको क्यों नहीं दे रहे पोजेशन, तो वो तो क्लेम करेगा ही पोजेशन के लिए। पुरानी सिचुएशन अलग थी, ये किसी और बेसिस पे पोजेशन मांग रहा था, वो सूट डिसमिस हो गया, यहाँ पे ये किसी और बेसिस पे सूट मांग रहा है। हम एक तरह, एक साइड से ना हम मान के चल रहे हैं कि अलग अलग वो है, जो बाकी की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, वैसे यहाँ पे जब इन डिटेल जाओगे बाकी की कंडीशन भी नहीं फुलफिल होने वाली। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो बाकी की कंडीशन भी नहीं फुलफिल होगी, बट अभी के लिए प्रिज्यूम कर लिया कि बाकी की कंडीशन अगर फुलफिल हो भी जाती है तो ये सेम पार्टीज वाले में भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम तो अभी इतना समझना चाह रहे हैं सिर्फ, है ना, तो सेम पार्टीज ये नहीं मानी जाएगी। हाँ जी, टाइटल सेम नहीं है ना, वो उनकी कैपेसिटी ही अलग हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बाकी की कंडीशन फुलफिल हम मान के चल रहे हैं कि हो रही है फुलफिल, क्योंकि हमें सेम पार्टीज देखना है कि है या नहीं है। ठीक है, आगे लिखिए, इशू नंबर 3। इशू नंबर 3,
हाँ मैं वही देख रहा था, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, थर्ड वाला कर लेते हैं फिर, है ना। इम्प्लीकेशन ऑफ द टर्म बिटवीन, implication of the term between। एग्जाम्पल लिखना। सपोज हाउस है, एक हाउस है, ए एंड बी आर जॉइंट ओनर्स। ए और बी उस हाउस के क्या हैं, जॉइंट ओनर्स हैं। सी इज इन पोजेशन ऑफ हाउस, सी डिस्पोजेस्ड ए एंड बी, सी ने ए और बी को डिस्पोजेस कर दिया। पहले तो मेरे को ये बताओ कि जो ए एंड बी है उनके पास क्या रेमेडी है। पोजेशन क्लेम कर सकते हैं अपना वो, और पोजेशन यहाँ पे क्लेम करना है तो कौन कहाँ पे रिलीफ मांगेंगे, एसआरए में जाएंगे, वो सेक्शन 6 में जाएंगे, जिन्होंने पढ़ा हुआ है एसआरए के सेक्शन 6 में रेमेडी ले सकते हैं। 5 भी ओपन है उनके लिए टाइटल के बेसिस पे, बट 6 में स्पीडी रेमेडी भी ले सकते हैं वो, ठीक है। इसमें आगे लिखिए, ए वॉन्ट्स टू फाइल सूट अगेंस्ट सी फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। A wants to file suit against C for recovery of possession, but B denied to file litigation। B कहता है मुझे कोर्ट कचहरी में नहीं फंसना है। He also refused to be a party, that is plaintiff in the suit। वो कहता है ना मुझे फाइल करना, ना मुझे प्लेंटिव बनना, मैं नहीं साइन कर रहा पिटीशन के ऊपर। इसमें लिखना, सिंस बी इज नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी क्यों है, क्योंकि जॉइंट ओनर है, जॉइंट या को ओनर ऑफ हाउस, को ओनर ऑफ हाउस इज नेसेसरी पार्टी। तो ए विल मेक बी को डिफेंडेंट, को डिफेंडेंट ऑब्लिक करके लिखना, परफॉर्मा डिफेंडेंट। ये मैंने ऑर्डर 1 करवाते हुए आपको बताया हुआ है, परफॉर्मा डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट कोई रिलीफ क्लेम नहीं किया जाता, बट उसको पार्टी बनाया गया है यहाँ पे। अब सूट विल बी, सूट इज बिटवीन, नहीं बिटवीन नहीं लिखिए, सूट विल बी लिखिए, सूट विल बी ए वर्सेस सी एंड बी। सी क्या होगा, डिफेंडेंट, और ये होगा प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट। बट अगर यहाँ बिटवीन की बात की जाए, सूट इज बिटवीन, हम बिटवीन का ही तो पढ़ रहे हैं ना इशू की, बिटवीन का क्या इम्प्लीकेशन है। इट विल बी बिटवीन या तो ए वर्सेस सी या फिर बी वर्सेस सी। ब्रैकेट्स में यहाँ लिख देना, नॉट बिटवीन ए वर्सेस बी। ए और बी के बीच में नहीं है ये सूट, या तो ए वर्सेस सी है या बी वर्सेस सी है। इसमें लिखना, बी इज प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बट सेक्शन 21 ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्लस सेक्शन 21 ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्लस ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ सीपीसी, इसके अकॉर्डिंगली क्या है, इसमें लिखना, एट द
स्टेज ऑफ ट्रायल, जब ट्रायल चलेगा, एविडेंसेस की बारी आएगी, कोर्ट विल ट्रांसपोज बी एंड मेक हिम द प्लेंटिफ। कोर्ट खुद से ही उसको ट्रांसपोज कर देगी और उसको प्लेंटिव बना देगी। क्यों? इफेक्टिव डिस्पोजल ही तब हो पाएगा, कल को एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये जब हम पढ़ेंगे ना ऑर्डर 20 सेक्शन 21 लिमिटेशन का, और इसकी हेल्प से दोनों में यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि वो परफॉर्मर डिफेंडेंट जो है उसको ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। इसमें लिखना नाउ सूट विल बी, सूट हो जाएगा ए बी वर्सेस सी। इज देयर conflict of interest between of interest between A and B, क्वेश्चन मार्क। इसमें लिखना ए और बी का तो कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं है ना, नो कंफ्लिक्ट बिटवीन देम, देयरफॉर बिटवीन implies conflict of between implies conflict of interest between the parties। suppose court passed decree in favor of A and B, and again A filed suit, A filed suit against C। ये सूट सेकंड हो जाएगा, तो बताइए रेजिड्यू डिकाटा लगेगा? इसी क्वेश्चन में जो ऊपर था ना, ऊपर क्वेश्चन क्या था हमारे पास, दिस इज द क्वेश्चन एक तरह से, तो वो कहता है दिस इज सूट वन, ये सूट वन हो गया। अब ए ने एक और सूट फाइल कर दिया सी के ऊपर, इसी सेम बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ए फाइल्ड सूट ऑन कोर्ट पास डिक्री इन फेवर ऑफ ए एंड बी, पहले वाले सूट में डिक्री पास हो गई, एंड अगेन ए फाइल्ड सूट ऑन सी। रेजिड्यू काटा नहीं लगेगा, क्यों? सेम पार्टीज ही तो हैं, सेम पार्टीज नहीं है। पहले वाले में देखो क्या थी पार्टीज, पहले वाले में थी ए बी वर्सेस सी, तो पहले वाले में बिटवीन किस किस के हुआ, ये लिखा था हमने, देखो यहाँ पे हमने लिखा सूट इज बिटवीन ए वर्सेस सी एंड बी वर्सेस सी, तो इनके बिटवीन तो है ही है ना। अगर सेकंड सूट यही पार्टीज लेके आ रही हैं ए वर्सेस बी या फिर बी वर्सेस सी, तब तो रेस जुडिकाटा लगेगा ही लगेगा। इसमें लिखना रेस जुडिकाटा विल अप्लाई सेम पार्टीज, बिटवीन सेम पार्टीज लिखना, ठीक है, बिटवीन सेम पार्टीज। फिर इसी में लिखना सेकंड, इफ बी फाइल्स सूट सेकंड अगेंस्ट सी, तब लगेगा, तब भी तो लगेगा क्योंकि बी और सी के बीच में भी तो था पहले वाला सूट। रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, फिर क्या हो जाएगा, बिटवीन सेम पार्टीज, है ना। पहले वाले में भी इन्हीं के बीच में तो सूट चल रहा था। थर्ड लिखना, इफ ए फाइल्स, इफ ए फाइल्स सूट अगेंस्ट, यानी कि सूट सेकंड आ रहा है अगेंस्ट बी, तब बताइए रेस जुडिकाटा विल नॉट, नॉट को अंडरलाइन कर लेना, नॉट अप्लाई बिकॉज
बिकॉज में लिखिए देयर वॉज नो कन्फ्लिक्ट, देयर वॉज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन ए एंड बी इन दी फॉर्मर सूट। तो अगर फॉर्मर सूट में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था तो वो सेम पार्टीज नहीं मानी जाएगी, रेस जुडिकाटा नहीं लगने वाला। खत्म कर दें इसको, 15 मिनट और लगेंगे, क्यों 2 दिन के लिए लटकाना। सेम पार्ट लास्ट इशू तो रह गया लिखने के लिए। यहाँ तक तो समझ आ गया ना, 2 दिन है, आप आराम से इसको रिवाइज भी करना बैठ के पूरा। 4 इंग्रेडिएंट्स हमारे फुलफिल हो गए। आप बोलोगे नहीं अगर थक गए हो तो मैं बंद कर दूंगा, कोई बात नहीं, बट अगर चाहते हो, हिम्मत है, तो मैं करवा सकता हूँ एक जो लास्ट इशू रह गया। बताइए। ऑनलाइन वाले जिसका फर्स्ट कमेंट आएगा मैं वो मान के चलूँ। जो भी आएगा, जो भी लिखोगे आप कि करवा दोगे बोलोगे तो मैं करवा रहा हूँ आगे। अब मैंने ऑनलाइन वालों पे छोड़ दिया डिस्क्रिप्शन। जो भी फर्स्ट कमेंट आएगा, अगर आप कहते हो करवा दो, रिवाइज करने के लिए कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक आपका। मैं भी करवाना चाहता हूँ वैसे, बट फिर भी ऑनलाइन वालों की डिस्क्रिप्शन चलो। ऑनलाइन वाले वैसे ही डाउट नहीं पूछते, आते ही नहीं होंगे डाउट्स या तो। हाँ, जल्दी से बताइए। चलिए करवा दिया जाए। लिखिए इशू नंबर 4। इशू नंबर 4। 4 ही इश्यूज बनाए थे ना हमने स्टार्टिंग में। इसमें लिखिए इफ अ न्यू पार्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ अ न्यू पार्टी इज एडेड इन द सब्सिक्वेंट सूट, अगर सब्सिक्वेंट सूट में नई पार्टी ऐड कर दिया फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाला सूट है हमारा ए वर्सेस बी, दिस इज सूट 1 डिसाइडेड, दिस इज सूट 1 डिसाइडेड। दूसरा सूट है हमारा ए वर्सेस बी एंड सी, सूट सेकंड। ये कौन सा है, ये सब्सीक्वेंट सूट हुआ, सब्सीक्वेंट सूट हुआ। नाउ सी इज न्यू पार्टी, सी क्या हो जाएगा हमारे पास, नई पार्टी हो जाएगी। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब हम रेस जुडिकाटा कर रहे होते हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आप में से जिन जिन्होंने पहले करा हुआ है लॉ करते हुए या अदरवाइज भी किया हुआ है, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। हम इसलिए इसको बहुत आराम आराम से कर रहे हैं, एक एक के ऊपर इतने इतने एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरे को रिवाइज करके समराइज कर लेना, और फिर जो मर्जी क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर मैं इसको फास्ट फास्ट 2-4 दिन में करवा देता, फिर वो कन्फ्यूजन रहती ही रहती हमें, इसलिए मैं इसमें स्लो स्लो चल रहा हूँ। करेंगे बिल्कुल लास्ट में जाके, पहले पूरी करवाने दो, लास्ट में करेंगे उसको कवर। इसमें लिखिए will res judicata apply, question is will res judicata apply, न्यू पार्टी इज एडेड, नई पार्टी ऐड की है, बताइए रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा। इसमें लिखना जर्नल रूल, जर्नल रूल। आंसर में लिखना जर्नल रूल के क्या होता है, बताया मैंने आपको। नो, नो रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। नई पार्टी आ गई ना, क्योंकि सेम पार्टी तो बन नहीं रही है वो। रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। जर्नल रूल इज नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर। इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस लिखना है इसकी। इसमें लिखिए फर्स्ट, एक्सेप्शन फर्स्ट, इफ आफ्टर एडिंग सी द एक्चुअल conflict
इज बिटवीन ए एंड बी ओनली, उसको ऐड करने के बाद में भी जो एक्चुअल, क्योंकि सेम पार्टीज में क्या होता है, बिटवीन ही तो है, हमने ऐड कर दिया, ऐड किया नाम मात्र उसको, कन्फ्लिक्ट अभी भी जो एक्चुअल है वो ए और बी के बीच में ही है, बिटवीन ए एंड बी, कन्फ्लिक्ट को अंडरलाइन कर लेना। सी इज हार्डली इंटरेस्टेड पार्टी, हार्डली इंटरेस्टेड पार्टी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, पार्टी बनाओ या ना बनाओ, उसको कुछ ना मिलना है ना उसका कुछ जाना है। इसमें लिखना रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, इस केस में रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। इसमें लिखना साथ में, इफ इन अ सब्सिक्वेंट सूट, if in a subsequent suit a new party has been added, अगर subsequent suit में नई पार्टी को ऐड कर दिया गया, either as plaintiff or as a defendant, नई पार्टी प्लेंटिफ आ रही है या एज अ डिफेंडेंट आ रही है, बट इट इज फाउंड दैट द रियल conflict, the real conflict is the real conflict in the subsequent suit is between those parties only, who were parties in the former suit, then res judicata will apply। फर्स्ट एक्सेप्शन याद रखना, नोट में लिखिए इसी के साथ, बट इफ ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू पार्टी the nature of conflict changes, the res judicata will not apply। कहने का मतलब है कि कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें सेम रहनी चाहिए, पार्टी को नाम के लिए ऐड किया है फिर तो रेस जुडिकाटा लगना ही लगना है। सेकंड लिखना है इसमें, सेकंड रेस जुडिकाटा कैन एक्सटेंड टू केसेस इन्वॉल्विंग, रेस जुडिकाटा कैन एक्सटेंड टू केसेस इन्वॉल्विंग co-defendants and new parties if co-defendants and new parties if the issue in question were or could have been decided, if the issue in question were or could have been decided in the original suit, अगर ओरिजिनल सूट में वो क्वेश्चन डिसाइड हो सकता था फिर लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखना है इसमें, ये जो आप पूछ रहे थे वो है ये, ठीक है, लिखिए इसमें, दिस प्रिंसिपल एंश्योर्स, दिस प्रिंसिपल, बस 2 मिनट और लगेंगे, प्रिंसिपल एंश्योर्स consistency and finality in legal proceedings, preventing repetitive
लिटिगेशन। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल, सपोज फर्स्ट सूट फाइल किया पी ने क्यू के अगेंस्ट, दिस इज सूट 1। पी क्लेम्स damages from Q for breach of contract। उसने बोला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस दीजिए। एक और सूट फाइल किया जाता है, कौन कर रहा है, सेकंड वाला पी ही फाइल कर रहा है क्यू के ऊपर एंड आर के ऊपर, दो लोगों के ऊपर। दिस इज सूट नंबर सेकंड। इसमें लिखना आर इज अ बिजनेस पार्टनर ऑफ क्यू। आर कौन है, बिजनेस पार्टनर है क्यू का। इसमें लिखना पी क्लेम्स, पी क्लेम्स damages from both for same breach of contract। उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब दोनों के अगेंस्ट फाइल कर रहा है। कोर्ट को कहता है रेज्यूडी काटा नहीं लगेगा, आर इज दी न्यू पार्टी। तो जब आप आर से पहले ले सकते थे, पहले भी तो थी ना आपके पास वो चीज़, तब क्यों नहीं आपने उससे क्लेम किया? तो यहाँ पे रेज्यूडी काटा विल अप्लाई, रेज्यूडी काटा विल अप्लाई। बस ये दो सिचुएशंस याद रखनी है हमें, ठीक है, मेनली इतनी ही इम्पोर्टेंट है। सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। कब रेज्यूडिकाटा अप्लाई होगा, कब रेज्यूडिकाटा, मतलब 4 एसेंशियल्स हमने पढ़ ली है। क्या क्या? पार्टी सेम होनी चाहिए, टाइटल सेम होना चाहिए, मैटर इन इशू डायरेक्टली सब्सटेंशली पहले वाले में और दूसरे वाले में सेम होना चाहिए, 2 सूट होने चाहिए। सिर्फ 2 एसेंशियल्स रह गई हैं, ठीक है, 2 रह गई हैं बट लेंदी हैं। 2 एसेंशियल जो रह गई हैं, खास करके जब जुरिस्डिक्शन हमने पढ़नी है, यानी कि जब कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट पढ़ना है, उसमें टाइम लगेगा। इतना तो रिवाइज कीजिए। 4 मेजर हमारे पास कवर हो गया पोर्शन। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। इतना टॉपिक रिवाइज करना।